नमस्कार, सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी और उससे पहले एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है। संदीप बागले, प्रकाश दीवान, नितिन मुरारका और रजत बॉस। धीरे धीरे एसजीएक्स निफ्टी में है सुधार के संकेत। अब नाम के लिए महज आधा पॉइंट नीचे यानी कि फ्लैट हो चुका है एसजीएक्स निफ्टी इस वक्त। तो इसका मतलब ये कि हरे निशान में भी खुलेंगे और 9,900 के ऊपर भी खुलेंगे। हांगकांग में 70 अंकों की मजबूती, दमदार प्रदर्शन, निक्केई आ चुका है 70 अंक ऊपर और सिंगापुर, ताइवान, कोरिया जैसे बाजार भी अब धीमे धीमे सुधार दिखाते हुए नजर आएंगे आपको। तो ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर बेहतरीन है। 66 अंक ऊपर डाउ बंद हुआ था, तो कोई घबराने की जरूरत है नहीं। नतीजे के लिए आज है बड़ा दिन। निफ्टी की 4 दिग्गज कंपनियों के नतीजे, रिलायंस, कोटक, विप्रो और बजाज ऑटो। और मिड कैप काउंटर्स में हिंदुस्तान जिंक, आरबीएल, एनआईटी टेक जैसी कंपनियों के आज नतीजे आने वाले, तो इन पर रखिएगा नजर। और कल बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे आए, जो हम चर्चा कर रहे थे, माइंडट्री, कैनरा बैंक, ये कंपनियां हैं जिनके नतीजों पर आपको नजर रखनी चाहिए। एक और स्टॉक टाटा एलेक्सी, इस पर राय लेना चाहता हूं आपसे नितिन। क्या कोई खरीदारी का मौका है? क्योंकि आज खबरें ये चल रही कि भाई फिर से एक बार पूरा जो टाटा ग्रुप का आईटी कारोबार है उसकी रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। पहले सीएमसी था, वो टाटा एलेक्सी में मर्ज हो गया। काफी लंबे समय से ये चर्चाएं चली, लेकिन अब जोर इसलिए पकड़ रही कि चंद्रा साहब हेड बन गए और वो काफी कुछ एक्शन में टीसीएस से गए। टाटा एलेक्सी कहीं कोई खरीदारी के संकेत हैं क्या आपके लिए? लेकिन एकदम सपोर्ट पे है। 1650 का काफी स्ट्रांग सपोर्ट है और लास्ट 2-3 दिनों में जो गिरावट है उसमें डिलीवरीज कुछ इंक्रीज हुई है, तो मुझे लग रहा है बाइंग ऑन डिप इस स्टॉक में हो रही है। और यहाँ पे हम लोग 1650 का सपोर्ट भी मिल रहा है, तो 1650 का स्टॉप लॉस रख के बाय करना चाहिए। और अगर यहाँ से थोड़ा भी बाउंस करता है तो इसके टारगेट आपको करीब करीब 1750 रुपए तक के मिल सकते हैं, तो बाय करना चाहिए 1650 का स्टॉप लॉस के साथ। तो इस पर रखिएगा नजर। जस्ट डायल इस स्टॉक पर भी नजर रखिएगा। बाय बैक के ऊपर सोमवार को बैठक है। नितिन जी जल्दी से देखकर बताइए कुछ शॉर्ट पोजीशंस हैं क्या यहाँ पर, क्योंकि फिर अगर हैं तो फिर कवर होंगी इस खबर के चलते। हालांकि हिस्ट्री तो काफी पैची रही है इस स्टॉक की, लेकिन पहले आप उसके चार्ट्स वगैरह देखिए, डेटा वेटा देखिए, जब तक हम बताते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी ने किस तरह की शुरुआत करी। मजबूत शुरुआत, जैसा कि अपेक्षा थी कि अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर पर फिर फोकस रहेगा नतीजों के लिहाज से। हालांकि नतीजे तो बाजार बंद होने के बाद आएंगे और कल एजीएम है, लेकिन ये स्टॉक बाजार को सहारा देने का काम कम से कम कर सकता है। बिल्कुल, नतीजे आज बजाज ऑटो के तो मार्केट में आएंगे, बाकी रिलायंस और विप्रो बाद में आएंगे। कोटक महिंद्रा बैंक बंद होने के आसपास या थोड़ा बाद में। आज यहाँ रुपया खुल चुका है, कितना 6 पैसे का नुकसान है, 64-34, तो कोई खास फर्क नहीं, वहीं पड़ा है। कोई बड़ा मुंह ऊपर या नीचे की तरफ है नहीं करेंसी मार्केट में। लेकिन देख लेते हैं इधर बड़ा मुंह आने की तैयारी है क्या? 32,000 के पार खुलने की तैयारी सेंसेक्स की है। 140 अंक ऊपर निफ्टी दिख रहा है, 18 अंक नीचे। रिलायंस 10% नीचे। अच्छा, ओके वो भी नतीजों के पहले 10% ऊपर। ओएनजीसी मर्जर की डिटेल आने, मतलब एक्विजिशन की डिटेल आने के बाद भी तो लोग चाहते हैं ये सब भाव उन्हें दिखे स्क्रीन पर, लेकिन दिखेंगे नहीं ना ऊपर के ना नीचे के। देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या कुछ होता है, ये सबसे बढ़िया चीज है। बिल्कुल सही बात है। चलिए इनको रेट को सेटल होने देते हैं, तब तक बात करते हैं कुछ खबरों वाले शेयरों की। नितिन जी आपने देखा होगा जस्ट डायल के में किस तरह की पोजीशंस बनी हुई हैं, क्या शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है इस खबर के चलते और कहां तक जा सकता है, ये बताइए। देखिए, इसमें शॉर्ट पोजीशन तो स्टार्टिंग ऑफ एक्सपायरी से ही बन रही है। इसमें रोलोवर्स करीब 83% हुआ था, जो हायर साइड में था शॉर्ट साइड का, और उसके बाद हर लेवल पे डिलीवरी बिकी है। जैसे 440 है, 420 है, 380 है, हर लेवल पे डिलीवरी वाइज सेलिंग हुई है और शॉर्ट पोजीशन बनी है। बट यहाँ पे एक पॉजिटिव फैक्टर ये दिख रहा है कि ये 340 का सपोर्ट बहुत अच्छा खासा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे अगर शॉर्ट पोजीशन है तो एक बार काटना चाहिए। फ्रेश बाय इनिशिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल डेटा है वो नेगेटिव साइड का है। बट अगर शॉर्ट पोजीशन है तो एक बार काट के निकलना चाहिए। बाउंस बैक पॉसिबल है, उस बाउंस बैक में 380, 385 तक आ सकता है। और नीचे का जो सपोर्ट एरिया अभी दिख रहा है वो करीब 340 के आसपास काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त। और आगे बढ़े उससे पहले एक बार देख लें कि आज कौन से स्टॉक्स 2020 की टीम में शामिल हुए हैं और कैश मार्केट के जबरदस्त स्टॉक्स हैं, ताकि हम उसके बाद उन शेयरों पर चर्चा भी करेंगे कि किस तरह का एक्शन आज वहां होने वाला है। तो 7:30 से 8 बजे के बीच में खेला गया है स्टॉक 2020 का मैच हमारे दोनों कैप्टन्स नीरज वाजपेयी और हेमंत गई के बीच। देखते हैं अपडेट।
मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है टीम और सिलेक्टर्स को लगता है कि अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। भारत नेट 2 को जिस तरह से कैबिनेट ने मंजूरी दी है तो डीलिंक पर आपकी नज़र होनी चाहिए। बीपीएल में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि फेस्टिवल सीजन आगे सामने आ रहा है। टीबीजी गीतांजलि भी फेस्टिवल सीजन से फ़ायदा उठाएंगे तो यहाँ पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। एस्टेक लाइफ साइंसेज को इसलिए टीम में शामिल किया क्योंकि गोदरेज एग्रोवेट के IPO अब आने वाला है और ये उसकी दरअसल सब्सिडरी है। राजश्री शुगर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, सिंभावली शुगर, उगर शुगर, KCP, ये 5 के 5 चीनी की कंपनियां हैं जहां पर आज आपकी नज़र होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को पत्र लिखकर ये कहा है कि वहाँ पर चीनी की जो मिलें हैं वो उनके लिए SAP स्क्रैप किया जाए, FRP को लागू किया जाए, उससे गन्ना खरीदना उनके लिए सस्ता पड़ेगा, तो वहाँ पर फ़ायदा की बात आ रही है। और चीनी के दाम भी देखिए फेस्टिवल सीजन से पहले बढ़ रहे हैं, तो ये पूरे के पूरे स्टॉक्स आज फोकस में रहने वाले हैं। खरीदारी पे ही पूरा फोकस हमने भी रखा है। केवल एक शेयर है जहाँ पे शॉर्ट की, वो है माइंडट्री, क्योंकि नतीजे कमज़ोर हैं और ख़राब रिपोर्ट्स आ रही हैं ब्रोकरेज की तरफ से। और स्मार्ट लिंक, ITI, फिलिप्स केबल्स, इन सब पर नजर रखिए क्योंकि भारत नेट 2 का जो प्रपोजल है, जो प्लान है पूरा बहुत बड़ा है, उस पर इनको फ़ायदा होगा। टाटा एलेक्सी में खबरें ये हैं कि इसको TCS के साथ मर्ज किया जा सकता है। कंपनी चाहती है, बोर्ड चाहता है कि सारी कंपनियाँ जो एक ही सेगमेंट में काम करती हो एक जैसी होनी चाहिए। जस्ट डायल पर नजर रखिए, बोर्ड बैठक है यहाँ पे बाईबैक की, तो उस पर तेजी हो सकती है। बॉम्बे डाइंग रियल एस्टेट में आपको मैं लगातार बता रहा हूँ कि जो पुणे की डील हुई है बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे हुई है, तो उसके मद्देनजर यहाँ पे नजर रखनी चाहिए। एटलस साइकिल स्प्लिट की खबर है, स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। और साथ ही प्रिकॉल ने एक और एक्विजिशन किया, विद इन वीक दूसरा एक्विजिशन है, और इस बार उन्होंने भारत स्टेज 6 के लिए ऑक्सीजन सेंसर बनाने वाली मशीन को खरीद लिया है, तो ये भी एक पॉजिटिव डील है। तो ये तमाम स्टॉक्स पर रखिएगा नज़र, आज इंट्राडे में बड़ा कमाल दिखा सकते हैं तमाम शेयर। और देखिए इस समय किस तरह का कारोबार हो रहा है, तो जो टीम में शामिल किए गए थे स्टॉक्स आज स्मार्ट लिंक जैसे, डीलिंक जैसे, जिनको भारत नेट 2 का फ़ायदा मिलेगा, अब कैबिनेट ने कल मंजूरी दी है गांव-गांव में इंटरनेट फैलाने की बातें, उससे ये तमाम शेयर। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने, जो इस पूरे कैटेगरी में मुझे सबसे बढ़िया भी लगता है। आपकी क्या व्यू है इस खबर के ऊपर सर, जो कैबिनेट ने कल मंजूरी दी है, और कोई प्ले शेयर के लिहाज से आपको करना है कैसे? No, so I think Stertech is the default choice, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेनिफिट, मतलब बहुत डिस्प्रोपोर्शनेटली बेनिफिट उसको मिल जाता है। ये ऑलमोस्ट ऐसा है कि एक बड़ा प्लेयर और बाकी सारे ही छोटे छोटे अनऑर्गेनाइज उसमें, और खास करके जो केबलिंग टेक्नोलॉजी इनके पास है, तो डेफिनेटली इट्स। और अब क्या हो रहा है कि कुछ नए नाम, तेजस जैसे, जो तेजस नेटवर्क जैसे जो लोग हैं जिन्होंने भारत नेट 1 में काफ़ी सक्षम रहे, वो काम किया उन्होंने, उसके भी नाम नए नए आएंगे, बट उनकी परफॉर्मेंस और ऑर्डर बुक का जो फ्लो है वो थोड़ा सा देखने के बाद, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि भारत नेट कल खड़ी नहीं हो जाएगी। सही बात। समय मिलेगा आपको अच्छा खासा, 1 आध साल का इसमें डेवलपमेंट होते हुए। सो आई वुड रादर वेट एंड वॉच, बट येस ये स्पेस है इंटरेस्टिंग, नो डाउट। ओके, तो भारत नेट फेज का फायदा मिलेगा। HFCL हटा दीजिए, ये क्यों KEC बैठा, तेजस है, डी लिंक, स्मार्ट लिंक, HCL इन्फो, ITI, ये सारी कंपनियां जो काम की हैं, ये काम आएंगी। अच्छा, एक और स्टॉक जो कल बड़े एक्शन में रहा, नितिन जी जरा रिलायंस कैपिटल पर राय दीजिए। कल मुत्सुई सुमितोमो ने, इन्होंने बिकवाली की। एक्चुअली रिलायंस कैपिटल और ITC दोनों पर राय दीजिए, दोनों में बड़ी बिकवाली हुई है। ITC तो कल बिकवाली के बाद काफ़ी सुधरता हुआ नजर आया, कल फिर से FIs की खरीदारी हुई। रिलायंस कैपिटल भी क्या सुधरेगा क्या, और इन दोनों शेयरों में क्या ट्रेड करना चाहिए? लेकिन जी रिलायंस कैपिटल में लग रही थोड़ी वीकनेस बढ़ेगी, क्योंकि लास्ट 2-3 दिनों में 680 की रेंज में थोड़ी डिलीवरी बेस्ड सेलिंग इसमें हुई है, और ऊपर के लेवल पे शॉर्ट पोजीशन भी बनी है, और रेजिस्टेंस 680 पे टेक्निकल रेजिस्टेंस भी आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अपसाइड जो मार्केट का मोमेंटम है, इसमें इसका पार्टिसिपेशन नहीं आना चाहिए, और बाजार थोड़ा गिरेगा तो वीक हो सकता है। इसमें बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। नीचे अगर आप शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 680 का स्टॉप लॉस है, और करीब करीब 640, 635 तक के टारगेट लगते हैं। वहीं अगर ITC में हम देखते हैं तो ITC में बाउंस की पॉसिबिलिटी लग रही है। 285 के आसपास अच्छा वॉल्यूम्स हुए हैं,
और वो एक सपोर्ट एरिया बन रहा है, तो 285 का स्टॉप लॉस रख के हम बाउंस के लिए खेल सकते हैं। ऊपर टारगेट करीब 300-302 के जो टारगेट है, मुझे लगता है कि इस एक्सपायरी में आपको दोबारा से मिल सकता है। और इस बीच एक खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही, वो है HDFC लिमिटेड के काम की, और वो ये है कि HDFC लाइफ का जो IPO लाने की तैयारी है, इसे IRDA से अगले हफ्ते मंजूरी मिल सकती है। HDFC लाइन है, IRDA मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इंश्योरेंस कंपनियों की सेबी एक तरह से ये समझ लीजिए। तो ये इनको रेगुलेट करती है और इनसे अप्रूवल लेना ज़रूरी है IPO लाने से पहले। ये अप्रूवल देंगे, उसके बाद सेबी के पास ये प्रोस्पेक्टस फाइल करेंगे। तो एक और स्टेप शायद अगले हफ्ते पूरी होती दिखे HDFC लाइफ की तरफ से। ये ध्यान रखें, HDFC बैंक पर भी फोकस रखें। मेरिल लिंच ने आज टारगेट 2000 से 2100 किया है, तो इस स्टॉक पर भी नजर रखिए। गोदरेज इंडस्ट्रीज, इसके चार्ट्स देखिए जरा रजत सर, और राय दीजिए क्या करना चाहिए, क्योंकि गोदरेज एग्रोवेट के IPO को मंजूरी मिल चुकी है और यहाँ पर 64% हिस्सेदारी गोदरेज इंडस्ट्री की है। 300 करोड़ का IPO लाया जाएगा। एस्टेक लाइफ और गोदरेज इंडस्ट्री, इन दो कंपनियों को इससे फायदा होने की उम्मीद है। चार्ट देखकर बताएं, क्या कहीं कोई खरीदारी करेंगे आप? इसमें खरीदारी करना चाहिए, क्योंकि अनिल जी ये पिछले दिसंबर से एक तरफा अप ट्रेंड में रहा, बीच बीच में छोटी सी करेक्शन दिखाई दिया, वो काफ़ी हेल्दी रहा। बट एक चीज़ है कि ये 50 डे मूविंग एवरेज को बीच में एक बार मार्च के महीना में टेस्ट किया था, उसके बाद में कभी टेस्ट किया ही नहीं। कल 13 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करके ऊपर बंद किया। जब ऊपर बंद करने के वक्त 5 डे मूविंग एवरेज को भी तोड़ के ऊपर ही बंद किया। मतलब आज के दिन बाइंग होना चाहिए। 666 का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में 683 का उम्मीद कीजिए। इस हिसाब से इसमें खरीदारी कर सकते हैं। अगर करंट भाव जो है 678 उसमें खुलता है, तो आपका स्टॉप लॉस 672 के नीचे होना चाहिए। 683 पार करने से फिर 687 जा सकता है, लेकिन 683 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो गोदरेज इंडस्ट्रीज 64% हिस्सेदारी रखता है एग्रोवैट में, और एग्रोवैट ने IPO के लिए फाइलिंग कर दी है। पहले चर्चा थी कि इसका रिवर्स मर्जर भी हो सकता है। मुझे याद है आपने एक बार स्टॉक का जिक्र किया था, एस्टेक का। जी। कैसे देखते हैं आप? नहीं, तो इट्स अ ब्रिलियंट बिजनेस, देयर इज नो डाउट। और ये इस बिजनेस में एस्टैब्लिश करना किसी को भी नए प्लेयर के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इन्होंने तो अच्छा खासा अपना वो बनाया हुआ है, रेपुटेशन और प्रोडक्ट स्ट्रेंथ। और एस्टेक लाइफ साइंसेज के नंबर्स अगर आप देखें क्वार्टरली जो आते रहते हैं जब रेगुलर, तो वहाँ हर एक जगह एक बहुत डिस्टिंक्ट इंप्रूवमेंट उसमें रहा है। तो आई थिंक दिस इज पॉजिटिव। डिस्क्लेमर है कि एस्टेक ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस मेरे पोर्टफोलियो में काफी समय से है। कब लिया था सर? भाव बताइए ना। मुझे याद है पिछली दिवाली ना, काफी समय से है सर। अब भाव तो याद नहीं, क्योंकि एक बार ले लिया उसके बाद तो पहले आप ले लेते कि आपको भाव भी याद नहीं रहता है। एग्जैक्ट भाव याद नहीं होगा तो गलती हो जाएगी। बट पॉइंट इज कि ये बिजनेसेस जैसे हेस्टर बायोसाइंसेज है, एस्टेक लाइफ साइंसेज है, ये जो बिजनेसेस है ये इतने पॉजिटिव इसलिए हो रहे हैं कि जैसे हेमंत ने बार बार वेंकी का जिक्र किया T20 में, सोया का भाव आपने घटाया देखा, मेज का घटा, तो ये सारे फायदे पोल्ट्री और डेयरी को सबसे ज्यादा होते हैं। अच्छा। और जैसे जैसे पोल्ट्री में कॉस्ट कम होती है जो फीड की है, सोया और मेज इज द मेन फीड, उसमें ये प्रमोशनल इसके बेसिस पे ये खर्चे जो हैं वैक्सीनेशन पे और इस पे पोल्ट्री प्लेयर्स ज्यादा कर सकते हैं। सो किसके रॉ मटेरियल तक आप पहुंच जाते हैं, मतलब मुर्गियां क्या खाती है ये तक आपको पता है। गजब है भाई, मतलब चैनल चेक गजब का है भाई, मानना पड़ेगा प्रकाश जी का। मतलब हम तो हमारा अपना खाना क्या होना चाहिए उसका ही पूरा ध्यान नहीं रख पाते। आप कहाँ तक पहुंच गए, वेरी नाइस। अच्छा, एक और स्टॉक 2 दिनों से एक्शन में आया है, कोल इंडिया, इस पर राय लेना चाहता हूँ आपसे नितिन। क्या कुछ संकेत खरीदारी के दिख रहे हैं, क्योंकि अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग निचले स्तरों से हुई है, थोड़ी लॉन्ग पोजीशंस भी बनती हुई दिखी है। ऐसा लग रहा है शायद किसी न किसी खबर का इंतजार है मार्केट को, कोई पॉजिटिव ऐसे कोई संकेत हैं आपके पास? आप देखिएगा, मैं बताता हूं कि शायद कोल इंडिया का मैनेजमेंट ने, सरकार ने फैसला कर लिया है कि OFS नहीं लाएंगे भाव को देखते हुए। ये 2 दिन पहले खबर आई थी, उस दिन से ये चलना शुरू हो गया है। दरअसल ये खबर तो फिर बहुत बड़ी। हाँ, ये फिर ये है कि OFS का हैंगओवर हट जाएगा। सरकार 300 रुपए पे OFS लाना चाहती है, 250 पे थोड़ा लाएगी। तो नहीं, 340। हाँ, 340 एग्जैक्टली। सर आप बताइए। हाँ, ये बड़ी खबर है दरअसल। ये हमसे कल मिस हुई थी, लेकिन फिर मैंने कल घर जाकर देखा, मैंने हुआ क्या कि इतनी बड़ी तेजी किसी खबर की वजह से ही हो सकती है। तो बताइए सर, अब आप अपना कंप्लीट करिए स्टेटमेंट। देखिए, इसमें काफी अच्छा सपोर्ट भी बन रहा है, और डेटा में जैसे अनिल जी बोल रहे थे कि ओपन इंटरेस्ट इस लेवल पे 2-3 दिनों से एडिशन है,
कल भी जो ये बाउंस बैक है इसमें वॉल्यूम के साथ बाउंस बैक है, तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इसको बाय करना चाहिए। और हमें स्टॉप लॉस काफी अच्छा इसमें करीब करीब 249 के आसपास मिल रहा है, क्योंकि वो एक डबल बॉटम फॉर्मेशन गिरने के बाद बन रहा है, तो प्रोबेबिलिटी और रिस्क रिवार्ड रेशियो भी बेटर है। तो मैं समझ रहा हूं इसमें एक बार 265 के टारगेट के लिए इसी एक्सपायरी के लिए हमें बाय करना चाहिए और स्टॉप लॉस करीब 249 के आसपास का रखना चाहिए। वाह, 265 का टारगेट। और मैं बता दूं कि कोल इंडिया पे जो मैं सदाबार शॉर्ट करता था 290-300 से, तो फिर अगर ओएफएस नहीं होता है तो थोड़ा सावधानी देखिए, क्योंकि इसी वजह से हम कह रहे थे कि ये स्टॉक उठेगा नहीं, लेकिन अगर ओएफएस लाने का इरादा सरकार छोड़ देती है या फिर 300 के आसपास फिर मूड बने सरकार का कि ओएफएस, देखिए आगे पीछे लाएगी सरकार कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती पैसा कमाने का, पैसा ले लेने का, तो ऐसे में आएगा तो है, वो किस प्राइस पर आता है वो देखेंगे। चलिए, इस बीच प्री ओपनिंग सेशन तो हो चुका है सेटल, 2 मिनट बचे। टाटा स्टील आज 1.5% नीचे दिख रहा है, ऐसी कोई वजह तो है नहीं, फिर भी ओके। आईटीसी 5% मजबूत है। जो मैं कह रहा था कि कल देखिए 250 करोड़ की एफआईज की खरीदारी हुई है आईटीसी में, डिलीवरी बेस्ड खरीदारी, वो अब एक्शन दिख रहा है। और अगर आपने 280-85 की रेंज में परसों आईटीसी खरीदा हो, जो हम कह रहे थे कि लीवर बेच दीजिए, आईटीसी खरीदिए, इसी पर एक राय ले ली जाए। नितिन, ये ट्रेड ठीक रहेगा क्या, सेल लीवर बाय आईटीसी? देखिए बेटर है कि इससे बेटर हम स्ट्रेट आईटीसी खरीदें हिंदुस्तान लीवर बेचने की बजाय, क्योंकि पेयर से ज्यादा बेटर मुझे आईटीसी में रिस्क रिवार्ड रेशियो लग रहा है। क्योंकि परसों जो इसमें गिरावट हुई उसमें एक पैनिक सेलिंग, पैनिक बॉटम बना, उसके बाद बाउंस बैक हुआ, तो मुझे लग रहा है 285-86 पे वॉल्यूम्स भी बहुत हुए हैं और वो एक वॉल्यूम बॉटम बना है, तो वो हम स्टॉप लॉस रखे हैं। तो मुझे लगता है ट्रेडिंग बाउंस हमें 300-301 तक के मिलने की पूरी संभावना लग रही है। ओके, तो सीधा ही आईटीसी खरीद लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल मेरे से भी ज्यादा है। चलिए, तो अच्छी बात है खरीदारी करने की राय। और यहाँ पर अब हम शुरुआत करेंगे आज के सेशन की, और बता दूं आज कौन से स्टॉक्स आपको एक्शन में दिख रहे हैं। पहले तो कैनरा बैंक सिर्फ 6% नीचे है, खराब नतीजों के दम पर। माइंडट्री 4-4.25% नीचे है। विप्रो थोड़ा नीचे खुलने के संकेत दे रहा, फ्लैट एकदम, कोई ज़्यादा कमज़ोर नहीं खुलेगा, लेकिन खुलेगा कमजोरी के साथ। तो ये एक स्टॉक है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, यहाँ पर एक खबर भी आई थी, कोई एक प्रमोटर ने खरीदा है, प्रमोटर ने 14 लाख से, नहीं प्रमोटर नहीं, अनिल गोयल साहब ने खरीदा है। नहीं, प्रमोटर वो इन्वेस्टर, जाने माने इन्वेस्टर है, शुगर के एक बहुत बड़े, हाँ, वो भी जाने माने इन्वेस्टर बन रहे हैं, मतलब इन्वेस्टर तो है ही पहले से, अब जाने माने हो रहे हैं। तो उन्होंने खरीदे हैं 14 लाख शेयर 71 रुपए में, तो उसका असर ये दिख रहा है। और बाकी तो 2020 की टीम के परफॉर्मर तो जबरदस्त परफॉर्म करने वाले हैं, उनके लिए तो स्टेज एकदम परफेक्ट है। त्रिवेणी मेरी टीम में था भाई, त्रिवेणी है ना, बस ठीक है। तो आज आपका काम पक्का। 80 अंक ऊपर है सेंसेक्स, प्री ओपनिंग सेशन में 74 अंक। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर 80 अंकों की तेजी के साथ की है सेंसेक्स ने शुरुआत, 12 अंक मजबूत है। निफ्टी 9,900 के पार खुलता हुआ। ये है आज की ओपनिंग की पहली टिक, दमदार प्रदर्शन सेंसेक्स में। कहां से आ रही है मजबूती? ओएनजीसी 1.25% मजबूत, आईटीसी 1% मजबूत, कोटक नतीजों से पहले 0.5% मजबूत। तो ये 3 स्टॉक हैं जो मजबूती देते हुए निफ्टी को। लेकिन कमजोर क्या है? टाटा स्टील 0.25%। टाटा स्टील पर नजर रखिए, 0.2% गैप से नीचे खुलना, कहीं तो कोई खबर आने की तैयारी है इसका मतलब, नहीं तो अदरवाइज टाटा स्टील के लिए ऐसा कोई रीजन नहीं कि वो इतना नीचे खुले। निफ्टी शांत शुरुआत के संकेत दे रहा, लेकिन इस बीच वायदा कारोबार के स्टॉक्स देख लीजिए। एचपीसीएल 4% लुढ़कता हुआ, केनरा बैंक 3% नीचे, मैरिको 2% नीचे, एनआईटी टेक आज नतीजे पेश करेगा उससे पहले 2% नीचे, जिंक आज नतीजों से पहले 1.25% नीचे। ओबीसी, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया पर साइड इफेक्ट है केनरा बैंक के, जो आप सीधे सीधे सामने देख सकते हैं। जस्ट डायल वायदा कारोबार के बैन में, लेकिन अब बायबैक की तैयारी और 21 तारीख और उसका फायदा 4% के उछाल के साथ इसने की है शुरुआत। ओएनजीसी 2.5% मजबूत। बलरामपुर चीनी, इस पर रखिए नजर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के लिए बहुत बेहतरीन खबर, और वायदा कारोबार का एकमात्र शुगर शेयर बलरामपुर चीनी तेज दौड़ लगाता हुआ। टाटा एलेक्सी में भी 2% का इजाफा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्टॉक्स हैं तेजी की तरफ आज के सेशन में, लेकिन मजबूती के साथ सब वो स्टॉक्स कारोबार कर रहे हैं जो हेमंत और नीरज ने चुने हैं अपनी टीम में भारत नेट फेज 2 के तहत। जबरदस्त प्रदर्शन, डी लिंक, स्मार्ट लिंक, देखिए हम दोनों के ओपनर्स क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखाते हुए। आज आईटीआई नीरज की टीम में था, इस पर भी नजर रखिएगा, इसको भी फायदा होता है। और केबल वाले शेयर देखिए, हमारे टिकर टीम दिखा रही है, फिनोलेक्स केबल, एचएफसीएल को निकाल दीजिए यहाँ से, लेकिन बाकी सारे स्टॉक्स देखिए जबरदस्त प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाते हुए। तो सीएनबीसी आवाज की एक और खबर पर कल देर शाम कैबिनेट ने मोहर लगाई और उसका आज जो फायदा है वो सारी कंपनियों को मिलता हुआ। फिनोलेक्स भी देखिए जबरदस्त प्रदर्शन दिखाता हुआ। शुगर सेक्टर पर रखिए नजर। हम आपसे कह रहे थे, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार से कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो सैप चलता है, जिसके तहत गन्ने की जो
कीमत है वो 305 रुपए आंकी जाती है और ये चीनी मिलों को खरीदना पड़ता है इतने पर। तो ये दिक्कत की बात थी चीनी मिलों के लिए। और अब अगर FRP आता है यानी 255 रुपए के भाव पर ये चीनी मिलें खरीदती हैं गन्ना, तो उनके लिए फायदे की बात होगी। तो सारी उत्तर प्रदेश की चीनी कंपनियां देखिए, त्रिवेणी के लिए तो खबर भी है, यहाँ पर एक वैल्यू इन्वेस्टर ने खरीदा है। बलरामपुर देखिए आपको बता रहे थे FNO में अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ। बजाज थोड़ी क्वालिटी के लिहाज से खराब कंपनी है लेकिन फिर भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है। धामपुर में भी तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है और इसका फायदा दूसरी चीनी कंपनियों पर भी पड़ता हुआ। तो शुगर सेक्टर जबरदस्त प्रदर्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है और भारत नेट 2 वाली कंपनियां भी जबरदस्त प्रदर्शन आज के दिन दिखाती हुई। और कोटक महिंद्रा बैंक नतीजों से पहले और तेजी की तरफ साथ दौड़ता हुआ। परफेक्ट है और सेंचुरी की तरफ बढ़ता हुआ सेंसेक्स 95 अंक ऊपर होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर तेजी होती हुई दिख रही। तो साफ तौर पर खरीदारी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। एक स्टॉक जो रडार पर आ रहा है इन्फीबीम, ये स्टॉक लाइए जरा। इन्फीबीम कहां पर? BSE पर इन्फीबीम में 1.09% की हिस्सेदारी बदली। 50,000 शेयरों का ट्रेड हुआ है 1200 रुपए के दाम पर। इससे पहले मैं इन्फीबीम पर आयल हूँ, एक रिलायंस में भी 2 ट्रेड हुए हैं छोटे छोटे 50,000। अच्छा, रिलायंस के लिए 50,000 के शेयर ट्रेड छोटे हैं, लेकिन इन्फीबीम हाँ इस कंपनी के लिए ये ट्रेड बड़ा है। 50,000 शेयरों का कारोबार हुआ है 1200 रुपए के दाम पर इन्फीबीम। कल भी एनालिस्ट में रिकॉर्ड वॉल्यूम हुए थे अब तक की हिस्ट्री में। हाँ, एक दिन तो पहले हुए थे जब FNO में आया था, लेकिन उसके बाद कल बड़े ब्लॉक्स, कल बड़े हिस्सेदारी ने हाथ बदले हैं। इंटरेस्टिंग है। हाँ, कल मैं देख रहा था इसको। बागले साहब चार्ट देखिए। बागले साहब ने ही कल बताया था खरीदारी करने के लिए। कल ये मेरा बाय था। हाँ, कल तो आपका था ना। यस, अच्छा से चला भी था। और एक मुझे दिन लगता पहले है आपको कैसे पता चला कि ट्रेड होने वाले बड़े बड़े? चलिए बताइए अब कितना भागेगा ये बताइए। मुझे तो 1260 से 1270 का व्यू है 2 से 3 दिन में। 1213 का करंट ट्रेडिंग है। ये कैश के लेवल से, क्योंकि ये फ्यूचर्स में थोड़ा सा इलिक्विड टाइप बनता है, लेकिन कैश में पोजिशनल 1189 का स्टॉप लॉस लेके 1270 तक के अपसाइड लेवल्स में बात करूंगा 1 से 2 से 3 दिन। और उसके ऊपर निकले तो 1400 के लेवल भी हासिल हो सकते हैं क्या? 1350 के लेवल्स का मेरा टारगेट बनेगा। नजर रखिए इस शेयर पर। और बीच में रिपोर्ट्स आई थी, मीडिया रिपोर्ट्स थी कि कोई कंपनी इसमें हिस्सेदारी खरीदना चाहती है, फिर उसका खंडन आया। अब लेकिन अब आप देखिए उसके बाद कुछ ब्लॉक्स हुए, तो इन सब चीज़ों को जोड़कर देखें तो कुछ तो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी कहना जल्दबाजी है लेकिन कुछ हो रहा है। बिल्कुल ये बात सही है। इसका मतलब ऐसे ही स्टॉक भागता नहीं है। और सबसे बढ़िया बात हेमंत इस बार जो दिख रही है वो ये कि स्टॉक में दौड़ लगा रहा है, वॉल्यूम हो रहा है, लेकिन बैन में नहीं जा रहा है। हाँ। तो जो भी खरीदार उन्हें समझ में आ रहा है कि बैन में जाने में फिर फायदा नहीं है। जब तक बैन से बाहर है तभी तक आपके लिए स्टॉक का एक्शन काम का है। लेकिन जो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं उस पर भी नजर रखी जाए और स्टॉक्स वही एक्शन में दिख रहे हैं जहां पर आज कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि एक्शन में आप देखिए 8.5% त्रिवेणी इंजीनियरिंग अब मजबूत हो चुका है, दौड़ लगाते ही जा रहा है। कैनरा बैंक, माइंडट्री 3% कमजोर है। एक और स्टॉक मेरे रडार पर आया है कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के चलते और वो है टाटा एलेक्सी। एक्शन शुरू हो चुका है टाटा एलेक्सी में, ऐसा लग रहा है 1.5% मजबूत है। ओपन इंटरेस्ट भी 2% बढ़ा है। तो तेजी करने वाले स्टॉक्स में जो ओपन इंटरेस्ट का एडिशन दिख रहा है वो टाटा एलेक्सी में सबसे बेहतरीन है। नितिन इस पर राय दीजिए अपनी, क्या 1710 के आसपास ये है, खरीदना चाहिए इस लेवल पर? लेकिन जी लेना चाहिए। इसी लेवल सपोर्ट से बाउंस बैक आया है और इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि ये 1750 1760 की तरफ शॉर्ट टर्म में मूव कर सकता है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बन रहा है करीब 1695 का, 15 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस है और करीब 35 से 40 रुपए का रिवार्ड है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। चलिए तो इस शेयर को लेना चाहिए। वागले साहब का तो ऑल टाइम फेवरेट रहा ही है ये स्टॉक का। दीवान साहब आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? कुछ इनसाइडर, कुछ चैनल चेक? नहीं, जो इन्होंने कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की बात की है ये काफी समय से ओवरड्यू थी हेमंत। और ये पहले तो सिर्फ लोगों का ये मानना था कि TCS में इसका विलय हो जाए, जो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों के बिजनेस मॉडल्स काफी अलग हैं। इनफैक्ट टाटा समूह में कई टेक्नोलॉजी रिलेटेड बिजनेसेस हैं जो एक साथ आ सकते हैं और टाटा एलेक्साई की स्ट्रेंथ उससे बढ़ जाएगी। एक तो है टाटा मोटर्स की बुक्स पे टाटा टेक्नोलॉजीज का बिजनेस है, विच इज वन मॉडलिंग, कैड कैम मॉडलिंग वाला बिजनेस जो है डिजाइनिंग का, उसको अच्छा खासा इसके साथ साइनर्जी मिल सकती है। दूसरा इनका एक छोटा सा बिजनेस रहा है नेल्को करके, जहां पे पहले डिफेंस में प्ले हुआ करता था। कल आप देखिए उसमें अच्छे खासा प्राइस वॉल्यूम एक्शन भी शुरू हुआ। नेल्को अब एक्चुअली अब इंटीग्रेटेड सिस्टम सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुका है, तो वो भी एक टेक्नोलॉजी वाला है। तो टाटा के पास टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स बहुत हैं पर सब अलग अलग बटे हुए हैं, छटे हुए हैं। तो वो अगर कंसोलिडेट हो जाते हैं एलेक्साई में तो डेफिनेटली इट बिकम्स अ पावर हाउस। तो उस लिहाज से ये काफी पॉजिटिव। आगे साहब, आज मेरे लिए कोई ऐसा संकेत नहीं है, बट पोजिशनल व्यू पे मैं काफी कंफर्टेबल। तो पोजिशनली तो
हमें पता ही है। तो 20 रुपए और आप बढ़ जो जाएगा, टारगेट देते हैं 52 वीक हाई लगा देगा, 20 रुपए और बढ़ेगा। अच्छा, बस इतना हाँ, नजदीक आ गया? 1756 का 52 वीक हाई मैंने देखा। अरे वाह, बस तो होना ही है। तो वो पिछले हफ्ते लगा था इसी दिन। अच्छा, अभी पोजिशनल टारगेट तो बता दीजिए फिर। नहीं, पोजिशनल तो 1750 का टारगेट है, वो जैसे ही निकलेगा फिर 1850 तक तो वन वे भागना चाहिए। वाह, और कोई ऐसा टाटा एलेक्सी का टारगेट अभी तक ऐसा हुआ नहीं जो वागले साहब ने दिया और आया ना हो। अब कब आएगा वही वाली बात है। लेकिन एक और स्टॉक जो एक्शन में आ रहा है, लगातार हम 3-4 दिनों से बात कर रहे हैं, जिसका पता चल रहा है कि क्यों भाग रहा है, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज। सिंटेक्स पे नजर रखिए, क्योंकि आज जो मैं खबरें देख रहा था, हालांकि सोर्स बेस्ड है ये खबरें, वो ये कि शायद सोमवार को इनकी जो दूसरी कंपनी जिसका लंबे समय से पूरे हिंदुस्तान को इंतजार है, कुछ स्टॉक तो ऐसे हो गए जिसका पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है, डिशमैन और ये और। तो सिंटेक्स की जो प्लास्टिक कारोबार वाली कंपनी सिंटेक्स प्लास्टिक, शायद मैं पक्का नहीं कह रहा हूँ, शायद ये सोमवार को लिस्ट हो। अभी ऑफिशियल खबर आना बाकी है, और शायद उससे पहले जो स्टॉक में बड़ी तेजी होती दिख रही है। अब देखिए 3.25%, 2.5% ये स्टॉक आज फिर से मजबूत है। वागले साहब बताइए इसके चार्ट्स, ये ऐसा करिए आप सोमवार तक के चार्ट्स बताइए। व्यू तो बुलिश है, एक स्विंग हाई जो कि 35.50 ये तो ब्रेक किया है, तो उस लिहाज से तो मैं पॉजिटिव हूँ। लेकिन इसमें क्या है, वो कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से नहीं, इसमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो इनकी ग्रुप कंपनी दूसरी लिस्ट होगी। 38 तक का तो व्यू मुझे दिखता है। ये इंडिपेंडेंट है बेसिकली। 38 तक का व्यू बैठेगा। आपने इस मर्जर को देखा है क्या? मतलब दोनों का मिला के वैल्यू क्या होना चाहिए? क्योंकि लोग कहते हैं कि 250 की रेंज तक भी हो सकता है, कुछ 150 का अंदाजा लगा रहे हैं। आई थिंक इट वुड बॉल पार्क 135 to 150। तो अगर ये थी तो बल्कि क्या भाव चलता था? 115 120 ऑन द हायर साइड था। 70 से 120 आया था आफ्टर अ लॉट ऑफ दिस रीस्ट्रक्चरिंग। उस टाइम 70 पे तो डेफिनेटली लेने लायक था। 120 पे अगर लिया है तो हो सकता है आपको 20-30 रुपए का एक अपसाइड मिले। बट ये टेक्सटाइल बिजनेस है जो आज जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो मैस्टेक देखिए दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है, अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, और शुगर सेक्टर में क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। सर, ये खबर में कुछ दम तो लगता है। कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि अगर ये एसएपी का जो निकल जाने का जो है, तो एक हमेशा एक शुगर मिल ओनर्स के लिए एक वो रहता है, तलवार लटकी रहती है कि प्रॉफिटेबिलिटी तो इसी से होगी। और एक चीज शुगर में जो चेंज हो रही है स्ट्रक्चरली, इरिस्पेक्टिव ऑफ ये न्यूज होती है कि नहीं, जो रंगराजन कमेटी रिकमेंडेशंस के हिसाब से, वो ये अहमद कि ब्राजील में और जो आउटपुट जिस टाइप का आ रहा है, और जो एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ी, इंपोर्ट ड्यूटी जो बढ़ाई है कुछ समय पहले सरकार ने, उससे ये है कि जो लैंडेड प्राइस है, जो गेट प्राइस बोलते हैं, वो करीब है 35 रुपए, 34-35 रुपए, और आपका रिटेल में अभी भी 46 रुपए के करीब चल रहा है। ये जो डिफरेंस है, ये अगर मेंटेन रहा तो शुगर कंपनीज के जो बम्पर प्रॉफिट्स की जो हमने पिछले साल अनुमान लगाया था, जब वो इंटरेस्ट कॉस्ट उनकी अच्छी खासी थी, दबाव था, वो इस बार नहीं रहेगा। तो इनके रिजल्ट्स जो आएंगे वो बहुत ही बेहतरीन आएंगे, जो अच्छी कंपनी, स्केल वाली कंपनीज है। और त्रिवेणी इंजीनियरिंग जो आज आप बात कर रहे थे, उसमें तो दोहरा बेनिफिट है कि त्रिवेणी टर्बाइंस का भी इसमें ओनरशिप है। सही बात है। उसका जो बिजनेस है वो इतना अच्छा चल रहा है, तो ये तो होल्डिंग कंपनी के हिसाब से उसको वो भी बेनिफिट मिल रहा है। जबरदस्त, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन एक और स्टॉक जो आज एक्शन में रहने वाला है, रजत सर चार्ट देखिए जरा बालाजी टेली के। आज है इसकी बोर्ड बैठक, और बोर्ड बैठक में फंड रेजिंग पे तो विचार हो गए, लेकिन एक बड़ी जो चर्चा चल रही है बाजार में, जिसकी वजह से स्टॉक में अभी तक तेजी भी हुई, कि इनका जो वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ऑल्ट बालाजी, उसमें स्टेक सेल भी हो सकते हैं। और मुझे पक्का विश्वास है कि चैनल चेक ये प्रकाश जी ने किया होगा ऑल्ट बालाजी का भी, मैंने तो किया है। लेकिन उससे पहले कि स्टॉक भाग जाए कर जाए, मैं पहले आपसे एक राय ले लूं। इसके चार्ट देखकर रजत सर बताइए क्या करना चाहिए? देखिए, ये 195 के ऊपर चलने से इसमें खरीदारी करना चाहिए, और आज का जो लो है 191 रुपया 50 पैसा के आसपास, उसी के नीचे आप स्टॉप लगाइए। ऊपर में 203 से 205 आज के दिन ही उम्मीद कर सकता है। अगर ये 195 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो इसमें ये अप ट्रेंड में चल रहा है। पिछले अपना अप्रैल की महीना से एक तरफा अप ट्रेंड चला है, मतलब छोटी सी करेक्शन होता है, लेकिन जब चलता है बहुत बढ़िया चलता है। और इस बार वॉल्यूम की योगदान भी बहुत अच्छा है, तो लगता है कि ये काफ़ी ऊपर चलेगा। तो सीएनबीसी आवाज़ के सभी दर्शक देख रहे हैं, 3 दिनों से हम आपको बता रहे हैं इस स्टॉक के बारे में। देखिए, जब से स्टार अलग हुआ और राधा कृष्ण दमानी जी ने इस कंपनी में स्टेक खरीदा, और उसके बाद का प्रदर्शन इस चार्ट का अगर आप देखेंगे तो आप मान जाएंगे कि क्या तेजी होती हुई नजर आई है इस शेयर में। सर, जिसकी जिक्र कर रहे हैं अनिल जी, नहीं, सेल वाली बात, आप कैसे देखते हैं इस कंपनी को, ये बताइए। आई थिंक ये दिस इज अ कंप्लीटली मिसअंडरस्टूड या लेस अंडरस्टूड अपॉर्चुनिटी। और
मेरा ये मानना है कि जो डिजिटल मीडिया का जो कन्वर्जन हो रहा है टीवी से, आज आप फोन पे और ये देख रहे हैं, जो कंटेंट क्रिएटर है वो अगर ये काम करने लगते हैं जो इन्होंने किया है ऑल्ट बालाजी को लेके, देखिए उसमें क्या होता है, कंटेंट बनाने की रफ्तार और कीमत दोनों लागत जो है वो इतनी घट जाती है। आप टीवी शो जब प्रोड्यूस करते हैं उसका 1/3 1/4 कॉस्ट पे आप डिजिटल कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। ये चीज इन्होंने समझ ली, इनके पास कंटेंट की तो कोई कमी है नहीं, प्रमोटर्स ने इतनी अच्छी खासी बाइंग की है, और कल को अगर ये कोई टेलीकॉम कंपनी के प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, कोई साझेदारी बन जाती है, तो आप सोच सकते हैं कि इसका रीच कितनी बढ़ जाएगी, इनके एड रेवेन्यूज ये वो जो है उसके तो गिनती अभी होनी मुश्किल है। तो आई एम वेरी पॉजिटिव, यहाँ से एटलीस्ट 40-50% की अपसाइड इसमें अगले 1-1.5 साल में मिल सकती है, क्योंकि ये बिजनेस ही रीडिफाइन हो रहा है। सीरियल भी देखे हैं क्या आपने? मैंने देखे इनके वो मैंने देखे हैं, जो सीरियल की बात नहीं करा मैं, बट जो ऑल्ट बालाजी ने जो बनाना शुरू, ऑल्ट बालाजी के सीरियल, हाँ जो तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, शॉर्ट स्पैन वाले होते हैं, ताकि उसमें लंबा आधा घंटा बैठना नहीं पड़ता, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हो। सो जैसे नेटफ्लिक्स पे आप देखें, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट यूसेज जो है वो मूवीज का नहीं है बट पुराने यूएस सीरियल्स का है, तो वही चीज अब इसमें भी आना शुरू हो गई। नेटफ्लिक्स जो शब्द बोला ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, लोग इसको उससे कंपेयर करके देखने लगे हैं। अब ये किसके साथ क्या कुछ होता है नहीं होता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन बालाजी के लिए ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाला मामला बन सकता है। लेकिन एक स्टॉक जहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन होता हुआ दिख रहा है वो है टेक्सरेल। स्टॉक आपके सामने लेकर आते हैं, कैश मार्केट का स्टॉक और कैश के स्टॉक का जो एक्शन है जबरदस्त है। बीएसई पर टेक्सरेल दिखाइए। ओह 10 लाख शेयर ट्रेड हुए इस वक्त बीएसई पर, 0.5% हिस्सेदारी टेक्सरेल की बदली है 94 रुपए के दाम पर। इंटरेस्टिंग है ये स्टॉक। वागले साहब जरा चार्ट तैयार करिए, तब तक मैं पूरी डिटेल दे दूं। 0.5% हिस्सेदारी, 10 लाख शेयर 94 रुपए पर टेक्सरेल के। क्या कुछ ब्रेकआउट है? आ गया थम्स अप? ब्रेकआउट होने की तैयारी है, 99.10 का वो लेवल है। ओके, जस्ट टेस्ट करके अभी 97 आया। तो कल भी एक टिन प्लेट बात की थी, 2 रुपए नीचे था, और उसके बाद जो चला ये वही कैटेगरी उसके आसपास तो हो ही सकता है। अच्छा, है भी टी से ही शुरू हो रहा है, वो भी टी से शुरू हो रहा है। अच्छा, ये आज का 3 प्लेट बन सकता है। और वैसे भी एक चीज सही है, रेलवे से जुड़े स्टॉक्स, इंफ्रा से जुड़े स्टॉक्स, और जिनमें जरा भी कुछ एक्शन है स्टॉक भागने को तैयार। बिल्कुल। इसका स्टॉप लॉस होगा 95 के नीचे, तो आपको सिर्फ 4 रुपए की रिस्क है। आपका किसके ऊपर आपका सिग्नल आएगा? 99 के ऊपर जो आ गया सिग्नल आ गया। अब ऊपर का आज का टारगेट 112 से 115, 2 से 3 दिन का व्यू है। तो रुक आज ही तो उसमें से 107 108 तो आज ही आ जाएगा। 107। चलिए, बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर है। मतलब एक और स्टॉक एक मैं और ले लूँ। EIL में क्या हो रहा है ये देखिए, स्टॉक अचानक EIL क्यों भागा है? बायबैक के ऊपर 25 जुलाई को ये खुल रहा है बायबैक EIL में। हाँ, तो वही खबर है। ओके, देखिए ये स्टॉक एक्शन में तैयार हो रहा है और जबरदस्त तैयार हो रहा है। भागेगा तो दम लगाकर भागेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है, जो दिन का चार्ट बताइए, ओह माय गॉड, गजब। 2-2.5% मजबूत है, 4.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। फटाफट बताइए नितिन जी, FNO ट्रेडर्स के लिए सही वक्त है खरीदने का? देखिए, बहुत बढ़िया चार्ट है। इनफैक्ट पूरे FNO में जितने भी स्टॉक हैं उसमें से रिस्क रिवार्ड रेशियो काफी बेटर है। इनफैक्ट इसको हम लोग लास्ट 4-5 दिनों से काफी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। 156 157 पे काफी इसमें डिलीवरी बेस एक्यूमुलेशंस है, और आज ये ब्रेकआउट दे रहा है रेंज का, तो मुझे लग रहा है कि इसमें टारगेट कम से कम 170 रुपए का बनना चाहिए, और स्टॉप लॉस करीब 159 के आसपास का रखें। लॉट साइज भी अच्छा है, 170 के टारगेट के लिए बाइंग की जा सकती है करंट लेवल पे। जवान साहब, आपका तो ऑल टाइम फेवरेट EIL, और अब फेवरेट हल्का शब्द है ये। हाँ, पुराना प्यार है। ये ज्यादा सही है दीवान साहब का। नहीं तो इसमें तो पता नहीं मार्केट ने क्यों इसको नकारा। कुछ तो गलती रही होगी मेरी समझाने में क्यों नहीं हुआ कि जब बोनस आया उसके बाद अगर आप देखें तो कम बोनस के बाद जो एक्स बोनस है उससे भी नीचे है ये। सही बात। तो मेरे हिसाब से 182 के करीब एक्स बोनस जब हुआ, और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो स्ट्रक्चरल स्टोरी है। और जो आज हम ONGC HPCL के जो विलय की बात कर रहे हैं या उसमें जो कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं, उसका बेनिफिशियरी ये हो जाएगा। उसका सिर्फ 30 सेकंड में समझाता हूँ कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इज द ओनली प्लेयर इन द हाइड्रोकार्बन सेक्टर जो EPC काम करता है, नई रिफाइनरी का काम कर सकता है। आज हमने देखा कि इतने सालों में, 8-10 सालों में, कोई भी OMC के पास या ऑयल कंपनी के पास पैसे नहीं थे एक्सपेंशन करने के। अब सडनली 1 साल हुआ है कि सब्सिडी जाने के बाद इन कैश सरप्लस होने लगे। क्या करेंगे इस पैसे का? ये सिर्फ रिफाइनिंग बढ़ाएंगे।
HPCL ने बठिंडा रिफाइनरी का काम किया, IOC का तो अभी 14,000 करोड़ का प्लान बाकी है, वो सारा ही जो है वो इनकी ऑर्डर बुक में आता है। इनके पास कम से कम 2500 करोड़ के ऑर्डर ऑलरेडी है। सही बात है। उसमें 30% मार्जिन पे ही काम करते हैं, तो कोई रीजन ही नहीं है। सरकार की कंपनी है, कहीं इनको कम्पिटिटिव वो नहीं है, और एग्जीक्यूशन बहुत हाई क्वालिटी का है। ये नहीं कि सरकारी कंपनी है तो काम मिल रहा है और कर रहे हैं, बट दे हैव बीन वेरी गुड एट एग्जीक्यूशन। बट 10 साल माहौल खराब रहा और अब चेंज हो गया। सो आई थिंक अगर ये कोई मल्टी बैगर मिड कैप में बन सकता है, कोई पेशेंटली अगर 2-3 साल का व्यू रखे, तो आई वुड बी सरप्राइज, ये 400-500 का भाव भी इसमें दिख सकता है, आराम से हासिल हो सकता है। तो चलिए, ये है वो ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। कुछ ही देर में संजीव भसीन साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी ये ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक रहा है, तो उनसे भी इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक और स्टॉक जो जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है, गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज एग्रोवेट के IPO के खबरों के चलते, और L&T फाइनेंस होल्डिंग। नितिन जी, आपसे L&T फाइनेंस होल्डिंग पर भी राय लेना चाहता हूं। इस स्टॉक ने भी शेयर होल्डर्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवॉर्ड किया है। काफी समय तक नहीं चला और अब आप देखिए हर हफ्ते एक नया 52 वीक हाई तो लगा देता है। बहुत बड़ा परसेंटेज में मूव नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे इसमें कुछ बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। L&T फाइनेंस होल्डिंग, आपके चार्ट्स क्या बताते हैं, डेटा क्या सजेस्ट करता है, बताइए। देखिए हेमंत, आज नया ब्रेकआउट है और इसको लास्ट 10 दिन से काफी क्लोजली हम लोग ट्रैक कर रहे थे कि 145 की रेंज में काफी डिलीवरीज एंड ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहे थे, तो वो अब आपको एक सपोर्ट बन जाता है। और ये दोबारा रेंज आज ब्रेक कर रहा है 152 की, तो नई रेंज इसकी खुल रही है वो करीब 162-165 की होती है। तो मुझे लगता है यहाँ पे हम लोग को 150-151 का स्टॉप लॉस लगा के फ्रेश ट्रेड बाय के लिए इनिशिएट करना चाहिए, और इस एक्सपायरी में टारगेट करीब करीब 162-165 का लेकर के चल सकते हैं। एक और स्टॉक जो आपका पसंदीदा स्टॉक है, थोड़ा थोड़ा एक्शन में जनरली इसका जिक्र कम होता है, कल से मेरे डार पर था, ग्रीनवेल नॉर्टन। जी सर, परसों सर ने बताया, परसों आपने रिकमेंड किया था शाम बाजार में, परसों शाम को जिक्र हुआ तो था। मैं ये चाहता हूँ कि अच्छा, इस बीच टैक्स रेल 104 हो के आ गया है, तो 107 तक का ही है आज तो सर टारगेट। हाँ, तो 104-5 तो हुआ है, तो वागले साहब का टारगेट 107 पे मोहर लगाई। हाँ, अच्छा, हाँ, ग्रीनवेल नॉर्टन की हम बात कर रहे थे। ये स्टॉक का हम चाहते हैं कि भाई सिर्फ शाम वाले दर्शकों को क्यों फायदा हो आपकी। नहीं, वो रिपीट भी होता है सर सुबह, ऐसी बात नहीं है सुबह, लेकिन क्या है, बहुत जल्दी उठता नहीं है ना लोग। ये बात। और आप जब साक्षात यहाँ बैठे हैं तो फरमाइए, आपकी ग्रीनवेल नॉर्टन पसंद है? सो ये जो मैंने उस दिन भी जिक्र किया था कि ये कंपनी करती क्या है, एब्रेसिव्स बनाती है, यानी ग्राइंडिंग व्हील्स बनाती है। तो कोई भी जहां वेल्डिंग का, असेंबली का काम होता है, उसको स्मूदन आउट करने के लिए आपको ग्राइंडिंग व्हील्स की जरूरत पड़ती है। ये कंपनी किस ग्रुप की है? सेंट गोबेन करके जो ग्लोबल प्लेयर है, उस ग्रुप की है। और इनके जो प्रोडक्ट 3000 इनके पास यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, SKUs जिसको कहते हैं कि इंडिविजुअल यूनिक प्रोडक्ट वेरिएंट्स, ये किसी और के पास है नहीं इसमें। दूसरा इसका प्लेयर जो है वो क्यूमी है, जो कार्बोरंडम यूनिवर्सल बोलते हैं, लेकिन वो सिर्फ एब्रेसिव पे, जबकि ये काफी हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर्स, फायर रिटार्डेंट नेटवर्क केबल्स, ये सब चीज का काम करती है। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का पिकअप हम देख रहे हैं, और चाहे वो सरकार की तरफ से केपेक्स में आ रहा है या जहां भी आ रहा है, ये सब कंपनीज को तो मौका ही नहीं लगा है पार्टिसिपेट करने का। हमने तो अभी पिछले साल एक कंजम्पशन स्टोरी की शुरुआत देखी है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो अब आनी बाकी है। इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस वाली कंपनीज और अवेलेबिलिटी, अब देखिए मेरा अनुमान है कि इसका 10 रुपए का जो EPS पिछले साल था, वो 2 साल में मतलब FY19 तक हो सकता है वो 16 रुपए तक आ जाए। और उसको आप अगर 30 टाइम्स भी देते हैं, मतलब जब वो हो जाता है उस टाइम का भाव, तो तब 480 के करीब है। ऑफ कोर्स मैंने दिया था तब 412 के करीब था, परसों 2 दिन पहले जब बात की थी हमने। बट परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया है, कोई भी डिप पे जब जैसे मार्केट गिरती है, मिड कैप करेक्ट होते हैं, तो लोग पूछते हैं क्या लेना चाहिए। इन सब स्टॉक्स पे ध्यान रखें, आज ना लें लेकिन ऐसे मौकों पर। वो आपका इंतजार कर रहे हैं वागले साहब, कब आप बोलना बंद करें तो मैं चार्ट देखकर फटाफट बताऊं, क्योंकि वागले साहब इस तरह से गर्दन हिला रहे थे। वागले साहब चार्ट पे है सिग्नल? एज अ ट्रेड नहीं, शायद वो तो इन्वेस्टमेंट वाली चीज है। हाँ, कोई भी, मैं इनके साथ सहमत हूँ प्रकाश जी के साथ, कोई भी करेक्टिव मूव आती है 430 425 ये लेवल तक, अभी 444 है। मैं ये आज सुबह तो था मेरे ख्याल से 430 है ना। आज का लो एक टिक मारा है। अच्छा। आज का नहीं, ये वीक में इट हैज गॉन टू 416। दैट वाज द डे आई रिकमेंडेड, उस दिन क्लोजिंग वो बॉटम था।
वो बॉटम था नहीं, बॉटम हो गया वो। तो मेरे लिए स्टॉप लॉस वो बनता है और वीकली पैटर्न इसके काफी अच्छे 480 तक के टारगेट्स होंगे। चलिए तो इस पर रखिए नजर। इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन आइडिया, और आपको मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट के आइडियाज दीवान साहब ने बताए थे और क्या मल्टी बैगर वो शेयर साबित हुए हैं। जबरदस्त प्रदर्शन ये सारे के सारे स्टॉक्स आज दिखाते हुए। गोदरेज इंडस्ट्रीज पर एक क्विक कॉल दीजिए। नितिन जी से पूछते हैं। नितिन जी, गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज एग्रोवेट के आईपीओ से पहले अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है और आज तो खबरें भी हैं, कैसा लगता है एफएनओ में और तेजी देखने को मिल सकती है क्या? 2.25% ऊपर है इस समय। देखिए, कल के डेटा में इसमें ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रहे थे और काफी स्ट्रांग इनफैक्ट इस लेवल पे लग रहा है। मुझे लग रहा है कि जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो 680 का स्टॉप लॉस है और वो स्टॉप लॉस लगा के बाय करना चाहिए। 720 725 का शॉर्ट टर्म टारगेट मिलता है। ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है, डेटा भी पॉजिटिव है, कोई ऐसा नेगेटिव नहीं है, तो बाय की स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। कोटक महिंद्रा बैंक, जबरदस्त एक्शन शुरू हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक आपके सामने लाते हैं फटाफट, क्या हो रहा है यहाँ पर? नेताजी आज कल 3 डिजिट में था, आज 4 डिजिट में आया। वॉल्यूम्स भयंकर वॉल्यूम्स हो रहे हैं। एक्चुअली मेरी स्क्रीन पर कितने 6-7 ट्रेड, एक आज रिजल्ट है 6 या 7 बड़े ट्रेड हो गए हैं कोटक महिंद्रा बैंक में। एक एक करके 50,000, 75,000, 80,000, 4 लाख। ओ भारी भरकम वॉल्यूम लेके, और ये सारे एनएससी पे है। एनएससी दिखाइए, 19 लाख शेयरों के ट्रेड हो गए कोटक महिंद्रा बैंक में और 1010, 11, 12, 13, 1010 से 1012-50 की रेंज में ये ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। क्या एक्शन है? कोटक महिंद्रा बैंक खरीदेंगे नितिन इस लेवल पर? ले लिया जाए ये बड़े ट्रेड्स के बीच में? देखिए, इसमें अनिल एक डिस्क्लोजर भी है कि ऑलरेडी 4-5 दिन से हम लोग बाइंग रिकमेंड कर रहे हैं, और क्योंकि इसमें डेटा पॉजिटिव है और लास्ट 4 दिन पहले इसमें काफी डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई है। इसमें ऑलरेडी हमारी पोजीशन थी, इसलिए हम लोगों ने एक्सिस बैंक रिकमेंड किया। वहां पे भी पोजीशंस बननी चालू हुई है। तो मुझे लग रहा है कोटक बैंक के रिजल्ट कुछ ना कुछ हद तक पॉजिटिव आने चाहिए, क्योंकि डेटा पॉजिटिव है कोटक बैंक के। तो एक्सिस बैंक में भी पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। जहां तक कोटक बैंक है, इस लेवल पे भी बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस बन रहा है 1000 का और टारगेट करीब 1040, 1045 के बनते हैं। और कल भी ध्यान रखिएगा, इसमें ब्लॉक्स हुए थे सेकंड हाफ में और आज फिर से इसमें ब्लॉक्स होते हुए। बागले साहब बताइए आपका कॉल क्या है? नतीजे तो अच्छे आने वाले, सोनम ने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया। 1004 इनफैक्ट इसमें कल ही आवरली चार्ट्स में संकेत आए थे। 1004 का वो लेवल है इंट्राडे, उसके नीचे स्टॉप लॉस लेके बाय करें। 1030 तक के मेरे इंट्राडे के टारगेट से। अभी करंट है 12 का भाव चल रहा है। कल 12:30 बजे का शो मैं कर रहा था, तो तब मैंने पूछा था अपने एक्सपर्ट से कि भाई बताइए, एसएमसी ग्रुप के ही थे वो भी, मुदित गोयल जी। तो मैंने उनसे पूछा ये 3 डिजिट में है, 4 डिजिट में कल आ जाएगा क्या? उनका कहना था बिल्कुल आ जाएगा। देखिए दमदार ब्रोकरेज हाउस है, सारे के सारे रत्न भरे हैं वहाँ पे। देखो नितिन जी तो वायदा कारोबार के डेटा पे जो गहरी पकड़ रखते हैं, क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त। तो इस बीच बाजार थोड़े ठंडे होते दिख रहे हैं, इन पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि देखिए सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप हैं तो हरे निशान में, लेकिन फ्लैट हो चुके हैं। बैंक निफ्टी, अच्छा हमने बात ही नहीं की, भूल गए एक्चुअली। बैंक निफ्टी ने आज नया हाई बना दिया। हम शेयरों में उलझे हुए थे थोड़ा, तब तक ये देखिए बैंक निफ्टी का 24,251, ये आज का जो हाई है बैंक निफ्टी का, वो अब तक का रिकॉर्ड स्तर है, क्योंकि कल जो हाई बना था वो 24,180 का था, उसको अच्छे खासे मार्जिन से पार किया। निफ्टी का आज का हाई है 9922, तो थोड़ा सा चुके हैं। लाइफ टाइम हाई जो 9928 से बन जाएगा, वो भी आगे पीछे कोई खास बात नहीं। ये एक और लेवल आज आपके लिए जी जबरदस्त। 9,900 के ऊपर टिका हुआ है निफ्टी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, 2 गिरने वाले शेयरों के सामने 3 बढ़ने वाले शेयर। मिड कैप इंडेक्स थोड़ा सुस्त है लेकिन फिर भी मजबूत है। एस्टेक लाइफ, हम गोदरेज की बात कर रहे थे, एस्टेक लाइफ देखिए 8% ऊपर है। मुझे याद है एक दिवाली पहले आपने सजेस्ट किया था एस्टेक लाइफ, 2 दिवाली पहले नहीं 1 आध साल पहले की बात है, 6-8 महीने। इनफैक्ट उसके बाद रिजल्ट्स भी 2 क्वार्टर बहुत अच्छे खासे आए थे। और ये भी गोदरेज ग्रुप की कंपनी है। हाँ, और वो बेसिकली यही है जो बिजनेस तो इन्होंने एक्वायर जो एग्रोवेट में किया था और काफी समय से इसके साथ है। सो डेफिनेटली। अच्छा, इनके पास कितना शेयर है गोदरेज एग्रोवेट का, एनी आइडिया आपको कुछ याद है सर? आई थिंक गोदरेज हैज अबाउट
40% के करीब है और एस्टेक के पास बाकी का जो है ये जो डाइल्यूशन होने की जो तैयारी हो रही है, भागता जा रहा है क्या? और 7% ऊपर तरफ आपने जिक्र किया था, अभी 10% है, मुझे लगता है ये 20% जाएगा। कैंडिडेट है 660 665 का 8-10% के बाद जो वागले साहब का कॉन्फिडेंस आता है ना, जबरदस्त 20 वाला, हमने सुबह स्टॉक की टीम में भी डाला था। ही है वो तो सवाल ही नहीं, वो तो आज भी शामिल था और सुबह से प्रकाश जी रात तक कह भी रहे हैं बिल्कुल। लेकिन ये दिन वाला जो कॉन्फिडेंस है वो जबरदस्त और हो जाता है, सबसे बड़ी बात। प्रकाश जी होते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मैंने इसलिए कहा कि पहले फंडामेंटल राय दिला दूं। देखिए ऐसा है कि शेयर तो जबरदस्त है, गोदरेज समूह है, गोदरेज एक अनिल जी आपने 14% शुरुआत में जो किया था स्टरलाइट टेक देखिए जी हाँ, और वॉल्यूम इसमें जो हो रहा है, नॉर्मली ये वॉल्यूम के साथ मिलता ही नहीं है इतना वॉल्यूम, तो इसमें अक्सर तो ये मेरे ख्याल से 43 लाख शेयरों का कारोबार। अच्छा, इसमें कल का भी वॉल्यूम देखिए, कल भी इसी तरह का प्रदर्शन। अच्छा, जनरली क्या होता है ना, एक दिन शेयर चल के थक जाता है, लेकिन आप देखिए फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है इसमें, जबरदस्त, बिल्कुल बहुत जबरदस्त तेजी। ये जबरदस्त एक्शन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। बेहतरीन है इस वक्त बाजार का एक्शन, जरूर थोड़ा सा ठंडा है इन द सेंस कि दिग्गज शेयर थोड़े ठंडे, लेकिन चलिए मिड कैप स्मॉल कैप। अच्छा, अभी भी कोटक महिंद्रा बैंक की डील्स कम होती नहीं दिख रही है। अच्छा, एक और स्टॉक जो डील हुई अभी, आइडिया सेल्युलर, हालांकि हुई छोटी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस शेयर पे एक राय ले ली जाए। 9 लाख शेयरों का कारोबार हुआ कल के बड़े मुंह के बाद, आज थोड़ा सा साइडवेज है। नितिन, आइडिया सेल्युलर खरीदना चाहिए कैसे? लेकिन जी एज ए एफएनओ ट्रेडर और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, क्योंकि कल आइडिया में ऑलरेडी 9% की मोमेंटम ऊपर हो चुका है, तो थोड़ा रिस्क है, थोड़ा नीचे आ सकता है, बाय ऑन डिप करेंगे। बट अभी आपको अपॉर्चुनिटीज कोटक बैंक में मिल रही है, इंजीनियर्स इंडिया है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, और बैंकिंग में मोमेंटम भी है। तो मुझे लगता है कि प्राइवेट बैंक पे फोकस करेंगे तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर को जल्दी मुनाफा मिल सकता है। आइडिया पे फोकस कर रहा हूं, और ये आप बताइए हिंदुस्तान जिंक, नितिन थोड़ा बोल्ड कॉल होगा अगर होगा तो, और वो ये कि आज नतीजे आने वाले हिंदुस्तान जिंक, लेकिन उससे पहले मेरी स्क्रीन पर तो शॉर्ट्स बनने के संकेत है। हिंदुस्तान जिंक में 1.5% से ज़्यादा, 1.5% कमज़ोर है, 4% ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया आज 4.5 लाख शेयरों से। तो नतीजों के पहले अगर पोजीशंस बन रही है, जनरली अदरवाइज ट्रेडर्स इसमें इंटरेस्ट तो रखते हैं कम, तो ये बताइए कि क्या शॉर्ट किया जाए इसे? ये बाइंग से तो निकलना चाहिए अनिल जी, क्योंकि ये क्लैरिटी मिल रही है कि इसमें अपसाइड रेसिस्टेंस आ रहा है, 285 पे काफी स्ट्रांग रेसिस्टेंस है, और ओवरऑल मेटल्स में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आज हमें देखने को मिल रही है। तो सेक्टर भी वीक है और स्टॉक वीक हो रहा है, तो एटलीस्ट आपके पास है तो प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। अगर आप शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं तो 280 का स्ट्रांग सपोर्ट जो रेसिस्टेंस है वो स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट करीब करीब 267 के आसपास का होगा। तो हिंदुस्तान जिंक देखिए, नतीजे आने वाले हैं, नतीजों से पहले का एक्शन इंपॉर्टेंट होता है। हिंदुस्तान जिंक का भी एक्शन नोट करिएगा, नीचे की तरफ, और कोटक महिंद्रा बैंक का ऊपर की तरफ, और ब्लॉक डील्स। तो एक्शन पर रखिए नजर, और सीएनबीसी आवाज पर नजर रखिए नजर। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए गोदरेज इंडस्ट्रीज में क्या तेजी देखने को मिली है। अच्छा, एग्रोवेट तो सबको मौका मिला एग्रोवेट खरीदने का, और आप देखिए आप कहां पर ट्रेड कर रहा है एग्रोवेट में। आज लोगों के पक्का पैसे बने हैं, मैं ये मानकर चल रहा हूं, और बन रहे हैं इस समय भी। क्या तेजी बन रही है, अब ये 15% ऊपर कारोबार करता हुआ। तो आईपीओ से पहले क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखा, बहुत ही शानदार ये पिक किया है। और देखिए गोदरेज, एग्रोवेट, अच्छा जो स्टॉक नितिन जी रिकमेंड कर रहे थे, EIL वायदा कारोबार का टॉप गेनर है। आप देखिए 4% की मजबूती के साथ सबसे ऊपर वायदा कारोबार में EIL है। जस्ट डायल तो चलिए खबर की वजह से, और सेकंड टॉप गेनर हेमंत है गोदरेज, और थर्ड टॉप गेनर टाटा एलेक्सी। और आज तो हमने थके हुए जस्ट डायल पे भी कहा था कि जनरली हम लोगों का सदाबहार शॉर्ट रहता है, लेकिन आज खबरों के दम पर देखिए ये भी मजबूत प्रदर्शन दिखाता है। तो ये स्टॉक सारे कम मजबूती की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और कैश में एक और स्टॉक जो वागले साहब ने पसंद किया वो था टैक्स रेल। आप देखिए क्या तेज दौड़ लगा रहा है टैक्स रेल भी। त्रिवेणी इंजीनियरिंग 12% मजबूत है, तो वो भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये स्टॉक तेजी में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। केनरा बैंक पर एक राय ले ली जाए, वागले साहब 5% गिरा हुआ है, अब क्या लेवल्स अहम है इसके लिए? अनिल जी, वो जो लेवल की मैंने मॉर्निंग में बात की थी, उसके नीचे अभी भी ट्रेड हो रहा है। मैंने आई थिंक 360 की बात की थी, करंटली 357 की बात की थी। तो जब तक उसके ऊपर ठहरता नहीं है या टिकता नहीं है, मैं इसमें तेजी की तो सलाह नहीं दूंगा। मंदी की इसके लिए सलाह नहीं दूंगा कि ऑलरेडी एक काफी गैप गिरा है, तो मतलब नहीं बनता है। अच्छा चलिए, और आज देखिए फार्मा सेक्टर सारे कमजोर हैं, पता नहीं अच्छी तेजी 2 दिन में शायद देखी जा चुकी है। ल्यूपिन, सन फार्मा, सिप्ला,
अच्छा, आईटी सेक्टर भी देखिए, इन्फोसिस, टीसीएस, तो जो माइंट्री ने नतीजे पेश किए हैं उसके साइड इफेक्ट्स, एचसीएल टेक ये भी कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। अब नजर रहेगी आज विप्रो किस तरह से नतीजे पेश करता है। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ नजर रखनी चाहिए, जिस तरह से ब्लॉक एक के बाद एक अभी भी रुक नहीं रहा है और ये हो रहा है कि हर रोज कोई कोई एक दिग्गज स्टॉक में बड़ी बिकवाली होती है, वो बिकवाली साफ हो जाती है, कोई न कोई खरीद लेता है आराम से और कोई असर नहीं आता है। जैसा आईटीसी में हुआ, जैसा कोटक में हो रहा है, रिलायंस कैपिटल में कल आपने देखा किस तरह से खरीदारी सामने सामने हो जाती है। चलिए विदा लेंगे आप सभी से, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी, प्रकाश जी और वागले साहब, आप सबका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। बाजार है 20 अंक ऊपर, सेंसेक्स पर 4 अंक ऊपर, निफ्टी पर है, मिड कैप इंडेक्स फ्लैट, बैंक निफ्टी 75 अंक ऊपर है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में संजीव बसिन साहब, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट इंडिया इन्फोलाइन के। बसिन साहब 10,000 पार होगा या नहीं? हाँ अनिल जी, 10,000 तो आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा उतार चढ़ाव होना चाहिए, मार्केट रिलेंटलेस है, कोई भी बैड न्यूज आए, कोई भी नंबर आए, सब ऊपर ही की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हमारा यहाँ एक ही कहना है, सावधानी जरूर बचिए। अगर आपने पैसा कमाया है तो अच्छा है, लेकिन यहाँ से सावधानी रखिए, बिकॉज वी थिंक मार्केट इज डेफिनेटली वेरी हेविली ओवरबॉट, और चाहे वो गिरने की कोई चेष्टा नहीं दे रही, देयर विल बी अ ब्रॉडर अंडर परफॉर्मेंस और करेक्शन जरूर इमिनेंट है। अब वो हफ्ते में आए, 10 दिन में आए, 1 महीने में, बट वी थिंक लोअर लेवल्स विल बी गिव यू सेफ्टी। यहाँ पे वी आर वेरी वेरी कॉशियस एज यूजुअल, बट स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक आउटलुक रख रहे हैं। तो आपने कहा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें, सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच रखें, तो सर बताइए ऐसे माहौल में आज हम देख रहे थे आपका ऑल टाइम फेवरेट शेयर EIL जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा था, बायबैक का ऑफर अब 25 जुलाई को खुलने वाला है, 7 अगस्त को बंद होगा, कौन से शेयरों में निवेश किया जाए? हाँ तो देखिए ना, EIL और NBCC में अभी भी बहुत वैल्यू है, और ये मेरे हिसाब से तो PSUs में एक आउट परफॉर्मर है, बिकॉज देयर रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल सब बहुत मार्केट ने इनको कुछ प्रीमियम नहीं दिया। सो अगेन हम रीइटरेट करते हैं ऑन डिक्लाइन, इंजीनियर्स इंडिया, NBCC, गोदरेज प्रॉपर्टी, ये तीनों लेके रखिए। सुप्रजीत इंजीनियरिंग OEM स्पेस में बहुत बढ़िया है, और नए शेयर कहें तो पावर में बहुत एक पेसिमिज्म है, हमें नहीं लगता। NTPC देखिए आप, उसके नंबर 73% प्राइम लोड फैक्टर है, और अब की उसके जो आगे वाले क्वार्टर में नंबर्स आएंगे, दे विल बी स्टैंड आउट बिकॉज ऑफ हायर पावर आउटेज, एंड सेकेंडली उनके मार्जिन एक्सपैंड करेंगे एज कोल कॉस्ट हैव बीन एट द लोएस्ट। तो हम अभी भी सोचते हैं एज अ डिफेंसिव प्ले, NTPC, पावर ग्रिड, रिलायंस पावर और कोल इंडिया चारों अंडर परफॉर्मर्स रहे हैं, बट दे कैन बी ह्यूज आउट परफॉर्मर्स एंड गिव यू अ बीटा अगेंस्ट द मार्केट। फार्मा में देखिए अनिल, हेमंत जी, हमने कॉन्ट्रेरियन प्ले लिया था जब हमने आपको काफी जोर से सजेस्ट किया था सिप कीजिए, और वो सिप आज की डेट में 9 से 11% अप है। डॉक्टर रेड्डी, सन, लुपिन, ऑरोबिंदो, फाइजर, ये बास्केट बना के अभी भी हम सोचते हैं दे कैन बी रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस, ओनली रिजल्ट्स का केवियट थोड़ा वीकनेस का है। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस स्पेस में हम अभी भी बहुत बुलिश हैं, इक्विटास और उज्जीवन में, जो रिजल्ट्स आपको वीकनेस देंगे, विच बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। ओके, तो इक्विटास अभी भी अच्छा। एक रिलायंस पावर भी आप रिकमेंड कर रहे थे, अभी भी लेना चाहिए सर? स्टॉक में अभी मूव आना बाकी, और बहुत लोग पूछ रहे हैं आजकल मुझे, ट्विटर पे भी बसिन साहब ने बोला है रिलायंस पावर खरीद लेना। वैसे तो आपकी राय है ही, एक बार दोहरा दें। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, बिना पूछे, क्योंकि आप ये लेके चलिए, ₹1.38 पे लोएस्ट पावर प्रोड्यूसर है, और शायद लोगों को पता नहीं, लेकिन प्राइवेट स्पेस में सबसे बड़ा कोल प्लेयर रिलायंस पावर है, और कोल में हमने अनवारंटेड ज्यादा पेसिमिज्म देखी है बिकॉज ऑफ सोलर एनर्जी, बट वी थिंक दैट ट्रम्प की नीतियों से जैसे स्टील में आग लगी है, कोल में भी एक बहुत स्ट्रांग अपमूव वी आर एंटिसिपेटिंग। उस कारण से कोल इंडिया एट 11% डिविडेंड यील्ड, और रिलायंस पावर ऑल ऑन द बैक के एज ए यूटिलिटी, एज अ पावर आउटेज, इसमें पावर प्रोड्यूसर, इसमें बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। हम अभी भी सोचते हैं 1 साल में ₹65 का भाव। इसके अलावा एक शेयर और मैं कहना चाहूंगा, रिसेंटली हमने देखा है कि IDFC ने एक मर्जर की बात की है श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे। इसके लिए अगर ये हो जाए तो IDFC बैंक के लिए ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इट इज नेगेटिव फॉर श्रीराम ट्रांसपोर्ट जो उसके प्राइस में दिख रहा है, बट ये 62-63 रुपए में IDFC बैंक, अगर आप उसके लो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट और उसका जो आगे जाते हुए वेरिएबल देखेंगे विद 1 करोड़ पीपल कमिंग ऑन द बैंड स्ट्रीम, आई थिंक IDFC बैंक में रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है फॉर अपसाइड टारगेट ऑफ 80 इन द नेक्स्ट 1 ईयर। तो ये एक और बेहतरीन आइडिया
IDFC बैंक और अनिल भी, आप भी काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि ये जो चलिए हल्के लोग तो एक बार जिन्होंने पोजीशन ली थी वो तो एक बार उनकी पोजीशन कट गई लेकिन अब अगर एक फ्रेश व्यू लेना हो तो IDFC बैंक, आप भी कह रहे हैं काफी IDFC बैंक तो है, लेकिन मुझे उससे ज्यादा IDFC पसंद है क्योंकि IDFC में देखिए अल्टीमेटली क्या होगा, IDFC श्रीराम कंपनी बनेगी, हालांकि ये रहेगी होल्डिंग कंपनी, लेकिन इसमें जिस तरह की एसेट्स आ जाएगी और जिस तरह की साइज हो जाएगी IDFC के, और यही वजह कि हम जिस दिन ये बहुत बुरी तरह से पिटा था 54-55 से हम कह रहे हैं कि इसे खरीदिए, तो मुझे लगता है इसमें अभी भी वैल्यू है। तो वापस से IDFC मेरा ये मानना है, और जो हम कह भी रहे थे कि जिन लोगों ने, कई लोग ऊपर के लेवल पर लेकर फंस भी गए, तो जिस किसी ने भी किसी भी भाव में खरीदा है वो घबराइए नहीं। रिस्क एक ही है कि अगर किसी भी वजह से मर्जर ना हो वो तो हमें पता नहीं, वो तो रेगुलेटरी रिस्क हमेशा रहेगी, बट चूंकि पार्टियां तीनों ही तैयार है करने के लिए, IDFC, श्रीराम और पीरामल, तो फिर कोई रीजन नहीं कि ना हो, रेगुलेटरी अप्रूवल भी ले ही लेंगे, ऐसा है। अभी भी राजी तो फिर क्या करेगा काजी? नहीं, इसमें काजी थोड़ा मजबूत है एक्चुअली, RBI वगैरह है, लेकिन फिर भी अगर ये होता है तो मुझे लगता है फिर अगर एक शेयर मुझे चुनना होगा तो मैं IDFC चुनूंगा। ठीक बात है, चलिए तो IDFC लिमिटेड अनिल का पिक नोट कर लीजिए, भसीन साहब का पिक नोट कर लीजिए, IDFC बैंक, ये सब स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। अच्छा, आज आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कोल इंडिया के बारे में, हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे भसीन साहब, सुबह आज की भाई खबरें आई हैं कि अब सरकार कह रही है इस भाव पे तो हम OFS करेंगे नहीं, और 2-3 दिन से हम देख रहे हैं ये शेयर नीचे से सुधर भी रहा है। अच्छा, ऊपर से पिटाई भी काफी तगड़ी हुई, तो यहां से कितनी अपसाइड आपको नजर आती है, ये बताइए। अनिल जी 11% तो डिविडेंड यील्ड है, आपको मेरे हिसाब से 31 दिसंबर को 300 करीब का 300 रुपए का भाव दिखना चाहिए। अब ये स्लो मूविंग स्टॉक है, लेकिन इट हैज अ वेरी गुड बीटा अगेंस्ट द मार्केट। अगर मार्केट में करेक्शन आएगा कोल इंडिया घटेगा नहीं। उसी तरह से आज का जो कल आपके यहाँ ही चैनल पे हमने डिस्कस किया था ONGC का जो HPCL से मर्जर है, उसका ONGC के लिए तो इट्स मैंने आपको आंखें बंद करके लेना चाहिए, क्योंकि ONGC का रिटर्न ऑन एसेट्स 10 है और HPCL का 30 है, तो HPCL की इतनी सारी वैल्यू ONGC पे आएगी और कोई प्रीमियम भी नहीं दिया जाएगा। 160-162 पे ONGC मिले तो लीजिए, वो भी 200 रुपए का भाव है। तो इन पब्लिक एसेट्स में हम सोचते हैं PSUs में NBCC, EIL, ONGC एंड कोल इंडिया एंड NTPC, ये बहुत स्ट्रांग री रेटिंग के दावेदार हैं, और अभी हमें लगता है अगर मार्केट ने यहीं रहना है और ऊपर जाना है तो ये पांचों जरूर उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। ओके, तो सरकारी कंपनियों में मौका है खरीदारी करने का। बात सही भी कह रहे हैं भसीन साहब के, ये स्टॉक हैं जो सस्ते हैं। सही बात है, नहीं तो सारे स्टॉक ऐसे भाग चुके हैं, तो यहाँ पर डिविडेंड का भी आपको कंफर्ट है, और सरकार तो डिविडेंड लेती रहेगी, छोड़ेगी तो है नहीं, तो डिविडेंड यील्ड आपको मिलेगा, भाव का कंफर्ट है, वैल्यूएशन का कंफर्ट है। तो अगर 10,000 के लेवल पे आपको डर लगता है, जो कि लगना चाहिए भसीन साहब कह रहे हैं, तो फिर सरकारी कंपनियों पर रखिए फोकस। वैल्यू ढूंढ के निकाल के लाते हैं, देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो NBCC इनका मतलब मैं वहां से मैंने भसीन साहब को क्लोजली ट्रैक करना स्टार्ट किया। ये तो अभी कुछ नहीं है NBCC में, ये तो शुरुआत है अभी। देखिए भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और अपनी बहुमूल्य राय हमारे दर्शकों को देने के लिए। आज बाजार मजबूत है, खासतौर से सेंसेक्स निफ्टी हरे निशान में, बैंक निफ्टी काफी अच्छी मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है नए रिकॉर्ड पर। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। बने रहिएगा CNBC आवाज के साथ, कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, ब्रेक के बाद प्रियंका संभव हमारे साथ जुड़ेंगी, जो लेकर आएंगी कमोडिटी बाजार की ओपनिंग भी और आपके तमाम सवालों के जवाब भी। हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।